अपने बच्चे बड़े बड़े उद्योग चला रहे, बड़े बड़े ठेकेदार बन रहे, और हमारे वालों को लगा दिया यात्राओं को, पटका सा घेरे हैं गले में और हाथ में कलावे से बांध दें, वो तिलक का चढ़ा के अब चलो बेटे लग जाओ यात्रा पे। तो भाई देश तो यूं बारूद के ढेर पे बैठ गया। जो इस देश की संपत्ति है जो 70 साल में बनाई गई, उसे बेचने लग रहे। या नफरत का यू बाजार इतने खत्म नहीं होने कर खत्म जी होगा भाई, जी भी सरकार से पीढ़ी छुटे। यहाँ हिंदू मुस्लिम जितना बढ़ाया जाएगा उस पर चुनाव हम 24 का, और ये खास तौर से जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में चुनाव है, इन चुनाव को इस पे जातिवाद पे, धर्मवाद पे हम अपना भुना लेंगे। मेरी समझ से बार बात है, राजनाथ सिंह को बड़े लोग लाइक करते थे, लेकिन पता नहीं उनके मुंह पे कैसी टेप लगा दी, वो बोलते नहीं है। जब से ये लोग आए, ये जो इनकी सेना आई है, ये तब से ही देश खतरे में आया, और तब से ही हिंदू खतरे में आया। बिना किसी भूमिका के मैं आज अपने इंटरव्यू में एक मेहमान का आपसे परिचय करवा दूं। ये ऋषिराज राजड़ जी हैं। सबसे पहला परिचय इनका है कि किसान है, किसान बेबाक होता है। उसके बाद दूसरी पहचान इनकी है कि ये जाट महासभा से भी जुड़े हुए हैं, आरएलडी के भी पदाधिकारी रह चुके हैं, शामली के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इनकी सबसे बड़ी खूबी है बेबाकी इनकी। मैंने पहले कहा कि किसान हमेशा बेबाक होता है, निश्चल होता है, तो सबसे बड़ी ऋषिराज जी की खूबी है इनकी बेबाकी। और जिस तरीके से हरियाणा में नूह के बाद, नूह में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय ने जैसा अपना एक्शन लिया, जो स्टैंड लिया, उस स्टैंड से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक की सियासत हिल गई। जो लोग नफरतियों के पीछे खड़े होने वाले थे, वो आगे बढ़ करके आलोचना करने को मजबूर हो गए, और जिन लोगों ने मुखरता से आवाज उठाई उनमें से एक हैं ऋषिराज जी। ऋषिराज जी, स्वागत है आपका। और पहला सवाल सीधा आपसे यही है कि जो कुछ देश में चल रहा है, क्या हमारे मुल्क के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक हो रहा है वो? धन्यवाद साहब। देखिए, जो कुछ भी हमारे देश में आज चला हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक मामला है, बहुत ही शर्मनाक मामला है। मैं इन घटनाओं की घोर निंदा करता हूं, और ये एक किस्म से देश को बर्बाद करने का एक तरीका हो गया। अब आप देखिए, एक ईमानदार अधिकारी उसमें बरेली में, प्रभाकरण चौधरी जी, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, मैं उसको जानता नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं शकल से, लेकिन हाँ, उनकी कार्यशैली देख के और उनकी सारी बातें देख के पता लगा कि एक ईमानदार अधिकारी और मजबूत अधिकारी है। उसने वहां से कि उस जिले को बचाया, हमारे इस समाज को बचाया, हमें इस हमारे प्रदेश को बदनामी से बचा। उस आदमी को, उस अधिकारी को एक इनाम मिलना चाहिए था। इनाम क्या मिला कि उसने वहां से एक आदमी नहीं मरने दिए, उसने वहां से कोई आग नहीं लगने दी, और इनाम में उसको ये मिला कि उसका यहाँ से ट्रांसफर पीएचसी में कर दिया गया। तो इसमें क्या सोचेगा दुनिया, क्या सोचेंगे हम यहाँ के लोग? यही सजा है उसकी कि उसने वहां से आदमी नहीं मरने दिए। अब आ जाओ नूह की घटना। नूह में घटना हुई कि 4 दिन पहले इस पर बवंडर रचना शुरू हो गया, व्हाट्सएप पे बातें चलनी शुरू होगी, हम आ रहे हैं, और यहाँ तक कह दिया गया कि हम आपके बाराती हैं, आपके दामाद हैं, आपके जीजा हैं, माला लेके तैयार रहियो, स्वागत करियो। ये कितनी शर्मनाक बात है। और उसके बाद भी प्रशासन नहीं चौंका, उसके बाद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी थी। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ा ही है। प्रशासन क्या चाह रहा है अब देखिए। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की ये सोची समझी चाल है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जितना बढ़ाया जाएगा उस पर चुनाव हम 24 का, और ये खास तौर से जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में चुनाव है, इन चुनाव को इस पे जातिवाद पे, धर्मवाद पे हम अपना भुना लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब देखिए, मैं यूं नहीं कहता कि कोई पूरी की पूरी पार्टी खराब होगी, पार्टी में लोग अच्छे भी हैं। जैसे वहां से मेरी समझ से बार बात है, राजनाथ सिंह को बड़े लोग
लाइक करते थे, लेकिन पता नहीं उनके मुंह पर कैसी टेप लगा दी, वो बोलते नहीं है। बिल्कुल शांत अच्छे आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन वे चुप बैठे। समझ में बात नहीं आ रही कि उस पार्टी में वे कैसे जमे हुए हैं। गडकरी जी हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा इशारों में बात करते हैं। तो ऐसी जिन लोगों की आत्मा जिंदा है, मेरा मानना यूं है, मेरी तो सोच यह थी कि अब तक के कभी के पार्टी छोड़ देते। छोड़ना चाहिए था, किंतु का विरोध करना चाहिए या वहां आमने सामने आके विरोध करना चाहिए। एक हैं वहां के गुड़गांव से एमपी हैं शायद, मंत्री राव भी हैं, इंद्रजीत राव इंद्रजीत जी हैं। मैं उन्हें दाद देता हूं कि उनकी आत्मा उन्होंने झकझोरा और उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी और मैं गृह मंत्रालय से भी बात करी, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। आज वहाँ पैरामिलिट्री तार दी गई, सारे काम कर दिए गए, वहां तो कुछ भी जरूरत नहीं थी। कहाँ जरूरत थी, काश ये पहले इस काम को कर लिया हो। और देखो मैंने कहूँ बिल्कुल, या जानवर की भी तरफ को चलोगे तो देखा नहीं है किसान कितने मार गिरे इन्होंने, छुट्टे पशु ने उनको वे खेत से निकालने जाते हैं या रास्ते में मिले वे मार दें। और आप इंसान को ललकारेंगे इस तरीके से, उनके सम्मान को ललकारेंगे तो क्या करेगा। वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। लेकिन मैं खास तौर से यहाँ की जनता को और यहाँ के युवाओं को दाद देता हूँ कि हरियाणा का युवा और वहाँ का सर समाज इसकी घोर निंदा कर रहा और उस दंगे में बिल्कुल आगे नहीं आया, उन्हीं पे छोड़ दिया। आज वो था एक बजरंग दली सा, वो जोन सा नू कहता तुम्हारे मेहमान आ रहे, वो इस पर रो रहा रड़ा रहा। बहादुरी कहाँ गई फिर वह उसकी। और पुकारते हैं भाई तमाजो और हिंदू खतरे में है, ये है वो है। ये भी हमारी समझ से बार बात है कि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ और आज ये आप समझ लियो 12-13 तक हिंदू कभी खतरे में नहीं है। बड़ा जब अच्छा से हिंदुस्तान 56 इंच की छाती वाले हिंदू हृदय सम्राट आए तभी से खतरे में पड़ा है। हाँ, ये सब जब से ये लोग आए, ये जो इनकी सेना आई है, ये तब से ही देश खतरे में आया और तब से ही हिंदू खतरे में आया। अरे मैंने कहूँ जी, सारी सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार, एक तरफा सरकार इन लोगों के हाथ में है, तो फिर खतरा किस बात का होया, ये समझ में नहीं आई। और इनके रहते हुए भी यदि हिंदू खतरे में है तो फिर तो इन्हें सरकार अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये जिन लोगों का काम है सब यही चला लेंगे। अब देखो ना, और कुछ पता नहीं क्या हो गया मेरे देश के लोगों को। एक वहाँ के क्या नाम, मध्य प्रदेश के उन्हें महाराज कहे थे, उनकी आत्मा ऐसा टूटी कि साहब वे भी सरेंडर कर गए। वे थे क्या नाम उनका, सिंधिया जी। और उसी प्रदेश के एक महाराज हैं, राजा हैं, बहुत दिनों से सत्ता से बाहर है, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है। मैं मानता हूं कि उनमें महाराणा प्रताप जी का वंशज में उनके हो सकते हैं कि वे आज भी उनका नाम है महाराज दिग्विजय सिंह जी। वो बराबर डटे हुए हैं, वही कांग्रेस में है और सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जितनी गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस देश में हो क्या गया लोगों को, मेरी समझ से बात क्या करना चाहते हैं इस देश। मैं यही सवाल आपसे करने वाला हूं कि देश को हो क्या गया है। इस देश में कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा दूं। इस देश के जो नेता हैं जो कहते हैं हिंदू खतरे में है, उनके बेटे विदेशों में बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और जो सड़कों पर ये डंडा लेकर के झंडा लेकर के हिंदुत्व को बचाने के लिए निकल रहे हैं, इनके घर में 2 जून की रोटी नहीं है। ये आखिर क्या हो गया है, क्यों ये समाज क्यों ऐसा हो गया कि घर में माँ बाप की सेवा करने के वक्त में 2 जून की रोटी तलाशने के वक्त में डंडा झंडा, ऐसा क्या दिमाग में कौन सा नशा हो गया है। इनको ये नहीं समझ में आता कि इन्हीं के, चाहे सिंधिया हो चाहे ये बड़े बड़े नेता, इनके बच्चे विदेशों में दून कॉलेज में, बेंगलुरु में, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, कभी ये हिंदू की रखवाली करने नहीं आते। और हमारे आपके घर के बच्चे अपना जिंदगी, अपना करियर, अपना परिवार, अपना समाज सब बर्बाद करने पर तुले हैं। ऋषिराज जी, देखिए मेरा इस पे ये कहना है कि काश इन गरीब के बच्चों को या सुविधाएं दे दें कि जो ये यहाँ से अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे, हमें दे रहे यहाँ मंदिर मस्जिद, हमारे गरीब बच्चों को मंदिर मस्जिद पर लगा रहे
आपकी ये यात्राओं पे लगा रहे। काश यहाँ से किए मंदिर मस्जिद और इनके अलावा यहाँ वही स्कूल दे दें, वही कॉलेज दे दें जहाँ जो विदेशों में कॉलेज हैं वही स्कूल वहाँ है, जो वह सुविधा यहाँ गरीब के बच्चों को दे दें। तो ये समझते हैं, फिर इन्हें पूछेगा कौन? भाई हमें तो बिल्कुल जानवर की तरह से इस तरीके से हमें लाइन पे लगा दिया, हमारे बच्चों को ऐसे उकसा दिया, क्योंकि अबोध बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उन्हें लालच दे के उन्हें कोई ऐसे पदाधिकारी बना के और उनको गले में उनके माला डाल के उन्हें क्या क्या चीते का पन्ना पर पता नहीं कितने तो पद बांट दिए उन्हें लगा दिया इस पे। और भाई यदि वे भी इनकी बराबर के हो गए तो फिर राज तो यही नहीं करेंगे, यही तो ज्यादा है, यहाँ गरीब जनता ही तो ज्यादा है। उनके प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ है, वहां देखो क्या व्यवस्था है, पूरे देश के प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था देख लो। और जो अच्छे स्कूल यहाँ सीखे वो इनके लेवल के नहीं, इनके लेवल के स्कूल विदेशों में ही है। यहाँ जो लेवल है वो बहुत घटिया स्तर का, अच्छे वाला भी, वो भी ऐसा नहीं जो विदेशों में है। यदि वो अच्छा होता तो इनके बच्चे यहीं पढ़ा करते। तो हमें तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम और ये यात्राएं इस चीज पर हमें इन्होंने लगा दिया। और मैं तो भाई गरीब, खास तौर से छत्तीस बिरादरी के जितने भी लोग हैं, जितने मेरे युवा भाई हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं, अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इसमें से निकल जाओ, ये इस दलदल में से बाहर निकलो और अपनी पढ़ाई पे, जैसी भी शिक्षा हमारे देश में है उसकी पर ध्यान देकर और अपने रोजगार पर ध्यान दिया जाए। अन्य ये तो ऐसा करके भेज देंगे, सब युवाओं को दागल बना देंगे, सबको नशेड़ी बना देंगे, वे आगे कहीं कामयाब ना हो और वे जय ही बोलते इनकी फिर हैं। तो हालात खराब हैं बहुत। आज की तारीख में देश हमारा, मेरी अपनी सोच है कि तो बारूद के ढेर पर लाके बैठा दिया इन्होंने। ये किसी भी किसान का पेमेंट नहीं, कहीं किसान को कोई भाव नहीं, महंगाई पे कोई बात नहीं करते, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करते, सुरक्षा पे कोई बात नहीं करते, बात कहीं पर करते हैं हिंदू मुस्लिम पे। इब्जा यात्रा निकलेगी, इब्जा वह यात्रा निकलेगी, इब्जा वहां मंदिर पे आफत आवेगी, इब्जा ज्ञानव्यापी मस्जिद देखी जाएगी। अरे देखो तो ये देखो ना कि यहाँ से की ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ ना जिनमें आज जैसे में आपके बच्चे पढ़े हैं वहाँ गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, उसकी फीस कम कर दो, या सुविधा दो ना। मंदिर से कोई डॉक्टर थोड़ा निकलेगा, मंदिर से कोई इंजीनियर थोड़ा निकलेगा, मंदिर से क्या निकलेगा? मंदिर से निकलेगा पुजारी, मांगने का साधन निकलेगा। वहां हम पूजा पाठ चढ़ावेंगे, वहां सोने का पित्तल बनाते हैं मंदिरों में। जो दान चढ़ रहा है मंदिर में, ये सोना चढ़ रहा है, चांदी चढ़ रहा है, उसका फिर कुछ दिन बाद बजा के पित्तल और साहब गिलट बन जा, ये इनका काम है। और आप, मैं यू देख रहा हूँ, मैं यू समझ रहा हूँ कि क्या भगवान पैसा दिया करें, भगवान धन दौलत दिया करें या लिया करें? अरे भगवान तो दें, और वहां चढ़ा के एक भगवान की तौहीन करें हम देने वाले किसने बना दिया? हम देने वाला ऊपर वाला है, सबको वही दे रहा है, और हम उसे कहें हम तुझे दें? कमाल हो गया साहब, गजब हो गया साहब। अरे कुछ तो अपना दिमाग काम करे। और भाई यह तो हिंदुस्तान की जनता है, आपने भी देखा होगा, यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अरे साहब प्रधानमंत्री जी ने कह रात को थाली बजाओ, पढ़े लिखे लोग थाली बजाए, गजब हो गया साहब। कहाँ चला गया उनका दिमाग? कमाल कर दिया साहब उन आदमी ने। और वे वहीं बैठे गिन रहे कि मेरे अनाड़ी घटे 1 बजे, गिन लिए वहीं से बैठे गिन लेते हैं। कभी वे मोमबत्ती जलवा दें, कभी वे थाली बजवा दें। देश के हालात बहुत खराब है। और यहाँ तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब तक, जैसे वे हमारे एसएसपी साहब थे, ऐसे तो अधिकारियों की आत्मा जब तक नहीं जाग लेगी, भले ही वो पीएससी में चले गए हों, भले ही उनको अपमानित किया हो, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है। उनके तो फादर, उनकी मैंने देखी एक वीडियो पे देखा उन्हें, ये यूँ कह रहे मैं तो साहब इनका बिल्कुल भक्त था बीजेपी का, लेकिन इनके सब कारनामे देख कर, और मैं इसमें पदाधिकारी भी रहा, लेकिन इनके सब चीजें देखकर मेरा बच्चा ईमानदारी से काम कर रहा है, वो बोल्ड तरीके से काम कर रहा है। उसके मेरे ख्याल से 8 साल में 18 तक ट्रांसफर है, देखिए। तो ईमानदार आदमी की जरूरत ही नहीं कहीं। यदि कि ऐसा ही होता जैसा वहां होया नूह में,
ये चाहते थे कि यहाँ बरेली में भी ऐसा ही हो जाना, इसे करवाना चाहिए था, तभी तो इसको इनाम दिया जाता, तब तभी तो हाँ, तब तो मेडल मिलता, तब तो मेडल मिलता प्रभाकर मेडल दिया चौधरी। जाता। हाँ, तो देखिए उस पर कोई नहीं बोलता। तो साहब, हिंदुस्तान की बेटियां, ऐसी बहादुर बेटियां जो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आई, मेडल लेकर आई, कहीं कहीं महीने तक वहां पड़ी रही, जंतर मंतर पर उन्हें घसीटा गया, पीटा गया। कहाँ चली गई शर्म आया, कहाँ मर गई हमारे देश की आत्मा की और सत्ता, कहाँ आईटी है सेल वाले, सबसे बड़ी बात ऋषिराज जी, आईटी सेल वाले जो इनके हैं, आप कह रहे थे ना कि यूनिवर्सिटी बनाओ, इन्होंने तो एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की बना दी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसमें किसी का भी चरित्र, किसी के भी ऊपर लांछन लगाओ, कीचड़ उछालो, और इनके आईटी सेल और व्हाट्सएप वाले उस पे, वो बेटियां जो देश का मान है, जो गर्व है, जिनको सैल्यूट करना चाहिए हमें, उन बेटियों ने जिन्होंने हमारी ताक ऊंची की, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे ये सब। जी जी जी, मैंने कहूँ किसान वहां बैठा, उसे खालिस्तानी बताने, उसे पाकिस्तानी बताने, उसको आतंकवादी बताने। देखिए अब हमारे देश के राहुल गांधी जी किसान के खेत में उन्होंने मुंजी लगा कर देखी कि किसान कैसे काम करता है, उन्होंने ट्रैक्टर चला कर देखा कि किसान कैसे ट्रैक्टर, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, यू कितनी मेहनत के साथ अपनी फसल उगाता है, फिर उसका दाम नहीं मिलता। तो उसको पता लगा ना, और उसको जानकारी हुई कि किसान को कितना कष्ट है। क्या इनका भी कोई आदमी गया ऐसा, इनका कोई मंत्री गया ऐसा कि किसान कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करता है, उन्हें सांप खा जाओ, जंगली जानवर खा जाओ, अब ये छुट्टा पशु मार दो, किसान दिन में सारा दिन कार करे और रात को टोर्च लाठी लेकर साहब वहां पहुंच जा खेत में, सारी रात फिर उनकी रक्षा, उनसे अपनी फसल की रक्षा करता है छुट्टे पशु से, और कोई मरखना सा आ जा और वो किसान के पांव पर को कर जाए। क्या है इनकी, या भी तो ये सोचे ना, इन्हें सिवाय मंदिर मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम, इससे बाहर 9 साल हो गए, हम तो देखते देखते 9 साल में इससे बाहर तो ये लोग निकले नहीं। तो इसी से अपना अपना रोटी सेक रहे। बिजली के दाम देखो कहाँ चले गए, बेरोजगारी देखो कहाँ चली गई, आप तेल के दाम देखो कहाँ, इस पर कोई भी नहीं बोलता। और कि ज्ञान माफी लाओ जी ठाक है, इससे देश तरक्की करेगा, इसी से देश आगे बढ़ेगा। बस वहां देखो उसमें क्या नाम है, वहां में लड़कियां बेचारी उसमें है, क्या था मणिपुर में देखो, ये दुनिया की सबसे ज्यादा शर्मनाक घटना है, मेरे ख्याल से दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। उन हमारी बहन बेटियों के साथ देखो कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, शर्म है कहीं? और उससे ध्यान हटाने के लिए एक वो साहब हुआ सीमा कहीं तो हटा ले, 15-20-25 दिन टेलीफोन पे और टीवी पे इस पे यूं ही रहा, तो इसमें शर्म आनी चाहिए ना। क्या कहेंगे दुनिया हमें देख के, कहने साहब एक लड़की को ले फिर ये, और उससे ये सच नहीं उगलवा पाए, उसे ये नहीं समझ पाए या क्या है, इसका मतलब हम तो कुछ है ही नहीं, हमें तुम्हारी तो मतलब यू है, कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं रहा। मुसलमान की बात करें, अब देखिए आज हम सीना चौड़ा कर बैठे, मुसलमान तो वो भी है जिसने ना शादी कराई, ना गृहस्थी बसाई, और उसने इस देश को और अपनी उस पर लगे रहे अपने मिशन पर, और इस देश को मिसाइल भी बनाकर इस देश के राष्ट्रपति भी रहे अब्दुल कलाम जी, वो मुसलमान थे। और अब आपने भी शायद सुना होगा, मैंने कहीं पेपर में आया था, इस पे व्हाट्सएप पे भी चला था, एक रिक्शा वाला मेरठ में, रिक्शा वाले को एक बैग मिला, उसमें 37 लाख रुपए थे। उसका ईमान देखिए आप भाई, खराब तो हर बिरादरी में हो सके, उन पैसे को लेकर, उन 37 लाख रुपए को लेकर, और एक लाला को व्यापारी को साथ लेकर उसमें पहुंचा थाने में, ये देखो जी ये पैसा है किसी का, 37 लाख रुपया था, और उसके बेचारे का वैसे ही कच्चा मकान और 5-4 बच्चे, रिक्शा उसका साधन था अपने बच्चों को पालने का, ईमान तो उसका भी है। तो क्यों ना मतलब यू है अच्छाई को, मैं कोई भी बुरा आदमी है मैं उसको कभी लाइक नहीं करता, और मैं आज आपके सामने बोल रहा, ये बोलने का हक भी मोहम्मद तो भाई चौधरी चरण सिंह देंगे, सही बात है ना चौधरी चरण सिंह यहाँ पैदा होते, ना वे यहाँ इस राजनीति में आवे थे। आज देखो ये ढूंढते फिरते हैं कि इसे ये 10 सीट प्रभावित कौन कर रहा, इनकी संख्या कितनी है, उसे तो राजनीति में लावे। चौधरी चरण सिंह की सोच देखिए, आपको भी शायद जानकारी होगी, हिंदुस्तान के अंदर यदि सबसे कोई छोटी बिरादरी है
सबसे जो मतलब बिल्कुल अलग थलग बिरादरी है वो नाई बिरादरी थी। और चौधरी साहब ने नाई बिरादरी को, कि जिससे उसे भी एहसास हो कि तुम भी इस देश का एक हिस्सा हो, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया कर्पूरी ठाकुर को। सोच देखी, ऐसी सोच होनी चाहिए ना नेता की, ऐसी सोच होनी चाहिए सरकार की कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे भी हिस्सेदारी दी जाए। तो भाई देश तो यूं बारूद के ढेर पे बैठ गया। जो इस देश की संपत्ति है जो 70 साल में बनाई गई, उसे बेचने लग रहे। क्या है, कदी लेन में लगा दें नोटबंदी की, कदी लेन में लगा दे कहीं की, कदी लेन में लगा दे कहीं की। भाई रानी बट्टन दे। अब एक नई लाइन लग गई है। आज हमने तस्वीरें देखी, कई जगह से आई, टमाटर के लिए लाइन लग रही है। जी 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 जी, देखो टमाटर 200 रुपए किलो टमाटर। तो कहाँ है सरकार? भाई सरकार यही तो है कि इस पे नियंत्रण करा जा, इसमें हमारे जनता को वो चीज सस्ती मुहैया कराई जा। सरकार का यही तो काम है। लेकिन ये तो भाई जो सरकार को के थ्रू हमने उसे गन्ना दिया मिल मालिक को, उसका पेमेंट नहीं दिवा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर लिए कि भाई 14 दिन में इनका पेमेंट करें, नहीं तो उसे मैं ब्याज के पेमेंट दें, उसका आदेश भी नहीं मनवा रहे। तो किसान भी तबाह कर दिया, मजदूर भी तबाह कर दिया, आज तबाह सब हैं। एक कहावत है हमारे गांव की कि साहब बहुत पेला डड़ू मकू, कि भाई तुम कहाँ थे? अब पीछे पीछे मैं भी था, तो गांठ पैर की दोनों की छुली। तो भाई मारी तो ये पैरों की दोनों की गांठ छुली। जो बीजेपी में जय बोल रहे, छुल तो उनकी भी रही और छुल मारी भी रही। तो हमारे तो बहुत ही मैं यूं कहूँ आदर्श हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी इस दुनिया से चले गए, और यहाँ भाईचारा कायम करते 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 और एक बीज ऐसा बो के गए भाईचारे का, और तब इस दुनिया को अलविदा कह के गए। आज हम भाईचारे के साथ, भाईचारे के हिसाब से यहाँ जी रहे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से जी रहे हैं। रहन जित भाई इन लोगों ने, इनका बाजार बड़ा है ना नफरत का। इसमें आज छोटी सी दुकान खोल के गए थे मैं, राहुल जी, चलो भाई मैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भी स्वस्थ लंबी आयु और सद्बुद्धि दे, और इस दुकान को थोक की दुकान बना ले, अपनी मोहब्बत की दुकान को, जिससे सब ग्राहक इसी पे जाने में भाई। तो मेरी तो यह भी प्रार्थना है प्रभु से, उस मिशन को जो चौधरी साहब ने हमारे अधूरा छोड़ के गए थे, उसे जयंत चौधरी आगे लेके चल रहे, अब जरा राहुल जी भी उसे आगे लेके चल रहे। तो यहाँ सिख या नफरत का यू बाजार इतने खत्म नहीं होने कर, खत्म जी होगा भाई जब इस सरकार से पिंड छूटेंगे। और पिंड इस सरकार से जब छूटेंगे जब 36 बिरादरी इस पर विचार करना शुरू कर देगी कि इस देश में हो क्या रहा, हमें लगा कहाँ रहे। हमारे तो मैंने कहूँ अपने बच्चे विदेशों में पढ़ा रहे, अपने बच्चे बड़े बड़े उद्योग चला रहे, बड़े बड़े ठेकेदार बन रहे, और हमारे वालों को लगा दिया यात्राओं को, पटका सा रहे गले में और हाथ में कलावे से बांध दे, वो तिलक सा चढ़ा के अब चलो बेटे लग जाओ यात्रा पे। हम लगा दिए यात्रा। और इसमें मैंने कहूँ जहाँ झगड़ा नहीं होता वहाँ इनाम नहीं मिलता, नहीं यदि झगड़ा हो जाता फिर इन्हें इनाम मिला जा, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जा, फिर ये इनकी जमानत पनामा करवावे और वहां से ढोल ढपड़ू से लावे। जो कुछ बच्चे रह जाए उन्हें भी दिखे भाई थारा भी स्वागत होगा, तुम भी लगो। और तुम्हारे तो बच्चे भाई इन्होंने गरीब जनता के बच्चे, सब गरीब के बच्चे हैं। इस यात्रा में मुझे एक उद्योगपति का बच्चा बता दो, एक इनकी कैबिनेट का आदमी बता दो। क्या बात है इनकी कैबिनेट की चलने यात्रा लेकर? रिव्यू इतना अच्छा काम है और इतनी बढ़िया बात है, तो हिंदुस्तान की कैबिनेट ये यात्रा ही करे बस भाई, और तो नहीं कुछ करना नहीं ना, और कुछ काम रहा। देश इसी से तरक्की करेगा। तो यह कैबिनेट जो है हिंदुस्तान की, और जहां जहां इनकी सरकार है वह सारी कैबिनेट इसी काम पर लगा देने यात्रा भाई। क्यों गरीबों को बुलावे, क्यों गरीब के बच्चों को तबाह करें? अपने आप लगने इस काम पर, लग नहीं रहे। क्या होगा इस देश का? और बस रात दिन मुसलमान 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 मुसलमान। कहाँ जाएगा ये मुसलमान? क्या करेंगे इस मुसलमान का? अरे मुसलमान तो आजादी के लिए भी लड़े यहाँ से। यदि आप वहां जाए बहुत ऋषिराज जी, जिस मेवात में ये नूह में जो हो रहा है,
आजादी की लड़ाई का मैं रिसर्च कर रहा था इसी हिंसा के बाद, 6000 जब से आजादी की लड़ाई हुई 6000 उस नूह मेवात के इलाके के 6000 मेवातियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 6000। हाँ तो हमारा इंडिया गेट है, उस पर एक ईंट पर नाम लिख रहे, गिन लो भाई, उसमें मुसलमान की संख्या कम थोड़ा ही है। जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, आजादी की लड़ाई में अग्रणीय होकर चले, उनमें भी तो बराबर में थे, हमारी बराबर में खड़े हुए थे अभी। और उनका प्रमाण है कि वहां इंडिया गेट पर जाकर नाम ही पढ़ लो, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नाम इन्हीं के पावन है। जब जब भी देश पर संकट आवे, आर्थिक संकट, सबसे ज्यादा चंदा भी मेरे ख्याल से यही दें। विदेशों से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान भी यहाँ से देश में यही करें। और हम देहात के लोग हैं, यहाँ देहात में देखें कि छोटे छोटे बच्चे भी जितना कूड़ा करकट है सारे को उठा के ले जाए और उसका सोना बना के देश को दें। अब देखिए ना, जितना भी यहाँ से कूड़ा कचरा, वो चाहे टूटी हुई कांच की बोतल पड़ी, चाहे फटे हुए कपड़े पड़े, चाहे टूटे हुआ लोहा पड़ा, सबको यहाँ से इकट्ठा करें और गोदाम में इकट्ठा करके उसे गड़वा के और वहां कबाड़ खाने को उसे सारे को सोना बना के देश को दे रहे। वो भी इंसान है, उनकी रोजी रोटी भी आई है, साफ सफाई भी हो जा और हिंदुस्तान को जो खराब चीज थी उसे अच्छी बना के दे दे। तो उनकी उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो खास तौर से मैं तो अपने इन्हें मुस्लिमों को भी ये कहूँ कि ये चाहते हैं कि मुस्लिम सड़क पर आवे, उन्हें उकसावें, उन्हें गालियां दें। तो मेरी तो इनसे भी अपील है, अगर भाई सुन लो, इनकी घर के किवाड़ बंद कर लो। जब ये आपकी बस्ती से गुजरे तो अपने किवाड़ बंद कर कर डांट लगा लो कानून में, जाओ भाई जहां जाएंगे। लेकिन भाई फिर ऐसा भी करें, इनके कुआड़ों में भी जाकर लट बजावे, यूं भी करें। मैंने देखा पहले आप लोगों की वीडियो में देखा, और वहां साहब कुआड़ों में बजा रहे साहब लटो, यूं भी हुआ, देखा यूं भी देखा। लेकिन आप बचना चाहिए जी। आज जो है मैं आपसे चर्चा जो किया, इस चर्चा में आपने इन नफरतियों के चेहरे से पूरा नकाब उतार दिया। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आप जैसे बुजुर्ग समाज के जो हैं वो कम से कम समाज के इन युवाओं को, जो युवा इस समय वो कड़े और डंडे और लाठी और झंडा लेकर के खुश हैं, उनको कम से कम जितना भी हो, जैसे प्रभाकर चौधरी के पिता ने कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन 10-20 गांव में ही कम से कम इनको हरवा दूंगा, क्योंकि मेरे ईमानदार बेटे के ऊपर इन्होंने जो है कलंक लगाया है, उसके साथ अन्याय किया है, उसको हटा करके। तो कम से कम अब जरूरी है समाज के वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग इन युवाओं को, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, इन बच्चों और भाइयों को अपने बहकने से रोकने की जिम्मेदारी है। मैं यही उम्मीद और कामना करूंगा कि आप कम से कम अपने क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को बहकने से रोकेंगे और हमारे साथ समय समय पर जुड़ करके देश को भी थोड़ा सा, देश के बच्चों को भी थोड़ी हिदायत देंगे। देखो, वे हमारे बुजुर्गवार हैं, उनके पिताजी जागे लेकिन बहुत लेट जागे। कितने ट्रांसफर उनके हुए, कितना प्रसाद उनकी ईमानदारी का उन्हें दिया गया, लेकिन उसके कार्यकर्ता थे, उसके बीजेपी के सदस्य थे। कब तक उन्होंने जहर पिया? देखिए बात आप कि आज इन्हें भगवान बुद्धि दे दे, आज इन्हें सदबुद्धि दे दे। लंबा पीरियड उन्होंने समय इंतजार किया, लेकिन जब ये देखा कौन पे लग रही हो, तो उसके बाद फिर उन्हें भी मैदान में आना पड़ा। देखिए ना, यहाँ अच्छे लोगों की जरूरत ही नहीं इन लोगों की। और मैं तो आपके माध्यम से छत्तीस बिरादरी के खास तौर से युवाओं से आह्वान करता हूं कि इनसे बचें और इससे बाहर निकलें, इन यात्राओं से बाहर निकल जाए, इस धर्मवाद से बाहर निकल जाए, इस हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के और अपनी पढ़ाई पे, अपनी बिजनेस पे, अपने धंधे पे ध्यान दें और इनकी कतई इनकी ओर लखा कर ना देख के। इस पर पता नहीं वीडियो पे क्या डाल रहे लोग बात, पता नहीं के कहें कहाँ आत्मा मर गई, कहाँ क्या हो गया, क्या गजब आ गया। सारे हिंदुस्तानी तो हैं, दूसरों का राज थोड़ा ही यहाँ ठीक, आज विदेशी राज थोड़ा ही कर रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तानी राज कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो उन विदेशों तो भी उन्हें भी अच्छे को आ दिया। देखो गजब हो गया, आज खतरे में हम आ गए। हम यहाँ मुसलमानी राज रहा, बुजुर्ग में हमें तो कभी बताया नहीं, हिंदू खतरे में आया। यहाँ अंग्रेजी राज भी रहा, हम बैठे हिंदू यहाँ ठीक। हाँ, आज लो हमें मुसलमान उसमें के नाम अंग्रेजी राज में भी कोई ऐसी बात नहीं आई।
और भाई हिंदू खतरे में आ गया। हिंदू खतरा यहाँ 14 से यहाँ शुरू, सरकार इनकी, सब कुछ इनका, और यही खतरे में भाई। खतरे में या बीजेपी आएगी, इनकी सरकार खतरे में आएगी। ये जो इनकी ये है सेना, या शिवसेना है या बजरंग सेना है या भगवती सेना है या पता नहीं कौन सी से, ये सब खतरे में है। और यहाँ से कोई खतरे में नहीं है। देश से यहाँ अमन चैन से रहना चाहता है। और जो भाई इन्होंने रहने दिया तो, और प्रभु की भाई कृपा होगी हमारे पर, हमारी यह सद्बुद्धि और हमारी बुद्धि समय समय पर काम करती रही। खराब दफा काम कराने ललकार लगाई बहुत। आज वो हिंदू मार लिए, हिंदू यू हो जा, वो हो जा। संयम बरता लोगों, चले नहीं उस ओर को। और मैं तो इस घटना की घोर निंदा करता हूँ, और सरकार इसमें बिल्कुल फेल है, और इन्होंने जानबूझ कर घटना करवाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऋषि जी। और सैल्यूट तो हम भी करेंगे कि जो इस बार संयम दिखाया है हमारे समाज ने, और जैसा कठोर, मतलब एक तो कहते ना अंगद का पांव रख दिया कि अब हम नफरतियों के साथ नहीं खड़े होंगे, इसके लिए वाकई सैल्यूट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि देश के युवा अपना निर्णय खुद लें। मैं युद्धवीर सिंह जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि किसी कुएं में हमको कोई कहे कूद जाए तो हमारे पास भी विवेक है ना कि हम कूदें या न कूदें। तो आप कुएं में मत कूदिए किसी के कहने से, अपने विवेक से काम करिए। आप देश के जो युवा हैं, आप ही इस देश के भविष्य हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं ऋषिराज जी का दूंगा। और फिर हम आगे मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। चलो।